Hello students, let us start virtual work first lecture. It includes foundation first lecture. वर्चुअल वर्क की हिंदी होती है आभासी कार्य, जो कि खुद बहुत अटपटा लग रहा है। कार्य तो कार्य होता है, आभासी कार्य क्या है? वर्क होगा या वर्क नहीं होगा? तो वर्क तो एक्चुअली होता है, वर्चुअली वर्क तो होता नहीं है। तो ये जो कौतूहल आपके मन में उत्पन्न हो रहा है, ये वाकई आपको आगे चल करके काफ़ी गुड फील कराएगा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही रोचक चीज़ है ये वर्चुअल वर्क। और इस वर्चुअल वर्क से हम इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। तो वर्चुअल वर्क का जो कंसेप्ट है वो इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक एपरेटस है। अब आप प्रैक्टिकल, जैसे फिजिक्स प्रैक्टिकल हुआ, इलेक्ट्रॉनिक प्रैक्टिकल हुआ, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल हुआ, सबसे पहले आप अपरेटस के बारे में सीखते हैं कि अपरेटस क्या है, उसकी डिज़ाइनिंग क्या है, कैसे वर्क करता है, सावधानियाँ क्या क्या रखनी चाहिए, कौन से फार्मूले लगेंगे, मैकेनिज्म उसका क्या है। तो उसी तरीके से बहुत विधिवत इसकी बहुत बृहद तैयारी इसकी करनी पड़ेगी वर्चुअल वर्क की, और बहुत ही अटेंटिवली आप इस चीज़ों को सीखिए। तो सबसे पहले आपको हम शुरुआत में बता रहे हैं, जैसे कि अब फोर्स क्या है। भाई जहाँ भी वर्क होगा तो वहाँ फोर्स होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी तो वर्क आप कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले फोर्स आप जानते हैं। फोर्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एक होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एक होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये तीन भाग हैं एक फोर्स के। एंड फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स ऑलवेज ओबे ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ। अब ट्रायंगल लॉ क्या है कि यदि किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स को हम क्रम से ले लें और ये 3 फोर्सेस अगर हो तो जो सिस्टम ये बनेगा ये इक्विलिब्रियम में होगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या होता है? इसमें हम पैरेललोग्राम एक लेते हैं। अगर एक फोर्स इधर लगा हुआ है, एक फोर्स इधर लगा हुआ है F2, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायगोनल की तरफ होगा, F1 प्लस F2। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स होता है। और पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्स बिल्कुल इसी जैसा है। ये ट्राइगन है, 3 साइड्स हैं, पॉलीगन में कई साइड्स हो जाएंगे, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, सेप्टागन हो गया, एंड सो ऑन। तो अ फोर्स इज दैट which when acts on a body changes or has a tendency to change its position of rest or position of uniform motion। समझ गए आप? फोर्स वो चीज़ है जब किसी बॉडी पे हम अप्लाई करें तो उसकी प्रवृत्ति, टेंडेंसी क्या होगी? बॉडी की पोजीशन को चेंज करने की टेंडेंसी होती है, या अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको चेंज करने की टेंडेंसी होती है। तो ये रहा फोर्स। इसके बाद आपको जानना चाहिए 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। वन इज लामी थ्योरम, सेकेंड इज एमन थ्योरम, एंड थर्ड वन इज लैम्डा म्यू थ्योरम। किसी जमाने में यूपी बोर्ड में स्टैटिक्स हुआ करता था इंटरमीडिएट में, और डायनेमिक्स भी हुआ करता था। सेंट्रल बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में या आईसीएसई बोर्ड में कभी नहीं होता था। सीबीएसई बोर्ड में मुझे याद है कुछ वर्षों के लिए स्टैटिक्स डायनेमिक्स के थोड़े थोड़े पोर्शंस आए थे, सिलेबस में इंक्लूड हुए थे, लेकिन बाद में फिर उसको एक्सक्लूड कर दिया गया। अब यूपी बोर्ड का सिलेबस भी सीबीएसई बोर्ड जैसा हो गया है, तो स्टैटिक्स डायनेमिक्स वहाँ से भी हट गया है। लिहाजा आपका स्टैटिक्स डायनेमिक्स का बेस कमज़ोर होगा, इसलिए आप फाउंडेशन को बहुत कायदे से पढ़िएगा और बहुत ही इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा। अगर एक बार में ना समझ में आए तो उसकी 2 रीडिंग 3 रीडिंग लीजिए, वीडियो को 2-3 बार सुनिएगा, ठीक है ना? तो 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी आप नोट कर लें फाउंडेशन में। 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। नंबर 1, लामी थ्योरम। लामी ये फादर थे, लामी थ्योरम। एक पॉइंट पर 3 फोर्सेस लगी हुई हैं, F1, F2, F3। If 3 forces acting on a particle, ये पार्टिकल है, are in equilibrium, then
F1 अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू। तो इस एंगल को अगर हम अल्फा मान लें तो इस साइन अल्फा इक्वल टू F2 अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू। दिस एंगल इज बीटा, then we write here sin beta, and these are equal to F3 upon sin this angle. If we denote this angle by gamma, here we put sin gamma. This is Lamy theorem. And number 2, Mn theorem. तो Lamy theorem है, if three forces acting at a point are in equilibrium, then each force is proportional to the sine of the angle between other two. Number 2, Mn theorem. ये एंगल थीटा है, ए बी सी डी यहाँ लिख दें। ये रेशियो हम लिखने जा रहे हैं अभी, m/n। ये लेंथ नहीं लिखिएगा इसको, इसलिए यहाँ पे अलग से लिख दीजिए AD अपॉन DB इज इक्वल टू m/n, यानी कि AD इज टू DB इज m/n। और इन दो एंगल को और डिनोट कर दीजिए, इसे अल्फा और इसे बीटा। देयर आर टू रिजल्ट्स इन दिस थ्योरम। पहला, m+n मल्टीप्लाइड बाई कॉट थीटा इक्वल टू m cot अल्फा माइनस n cot बीटा। एंड सेकेंड रिजल्ट इज m+n cot थीटा इक्वल टू n cot A माइनस m cot B। ये B है, ये बीटा, ध्यान से लिखिएगा, कंफ्यूजन ना होना चाहिए। एंगल ए कौन सा है? ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। ये Mn थ्योरम कहलाता है। और तीसरा है लैम्डा म्यू थ्योरम। लैम्डा म्यू थ्योरम इधर एक फोर्स लगा हुआ है लैम्डा इंटू ओ ए, ये मैग्नीट्यूड है फोर्स का। एरो लगा देंगे तो वेक्टर हो जाएगा। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा। और इधर फोर्स लगा हुआ है म्यू इंटू ओ बी। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर काम करेगा और इसकी वैल्यू होगी आर इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू इंटू ओ सी। लैम्डा प्लस म्यू इंटू ओ सी, और ये लैम्डा म्यू रेशियो है, ये लैम्डा इज टू म्यू। तो फिर हम इसको रेशियो की तरह लिख दे रहे हैं ताकि इससे आप लेंथ ना समझें। बी सी इज टू सी ए इक्वल टू लैम्डा इज टू म्यू। अब इसमें लैम्डा इक्वल टू म्यू अगर कर दें, यानी सी को हम मिडिल पॉइंट कर दें साइड बी ए का, तो यहाँ पे लैम्डा प्लस म्यू 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ये सिर्फ ओ ए रहेगा, ये सिर्फ ओ बी रहेगा। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ पर्टिकुलर केस ये मिडिल पॉइंट हो गया, यानी ये साइड बराबर है ओ ए बी। तो इधर जो फोर्स लगा है उसका मैग्नीट्यूड ओ ए मान लें, इधर जो फोर्स लगा है उसका मैग्नीट्यूड ओ बी मान लें। तो इनका जो रिजल्टेंट आर इक्वल टू होगा वो होगा 2 × ओ सी, वेयर सी इज द मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि बी सी इज इक्वल टू सी ए। तो ये 3 थियरम्स हैं। जब भी आप स्टैटिक्स की दुनिया में रहेंगे, चलेंगे, कुछ करेंगे, तो इन थ्योरम से मुलाकात आपकी होती रहेगी, इसलिए इनका जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें जानना होगा, कंपोनेंट और रिजॉल्व पार्ट्स। इसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन अब आप कंफ्यूज्ड नहीं रहिएगा, मैं बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर करने जा रहा हूँ।
कंपोनेंट एंड रिजॉल्व्ड पार्ट्स, कंपोनेंट्स एंड रिजॉल्व्ड पार्ट्स, इनकी हम हिंदी बता दे रहे हैं, लेकिन हिंदी जानने से गणित नहीं आएगी, गणित जानने से आएगी। कंपोनेंट माने होता है घटक, और रिजॉल्व पार्ट्स की हिंदी होती है वियोजित भाग। देखो, कंपोनेंट इज जनरल टर्म और रिजॉल्व पार्ट्स उसका पर्टिकुलराइजेशन है। कंपोनेंट, किसी भी फोर्स का कंपोनेंट हम किसी भी डायरेक्शन में निकाल सकते हैं, जैसे कि ये फोर्स है, मान लीजिए ओ ए एक फोर्स है, एफ एरो, और ये थीटा एंगल पे एक डायरेक्शन है ना, तो फोर्स एफ का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा, एफ कॉस थीटा, ये हो गया एफ कॉस थीटा, ये कंपोनेंट। कंपोनेंट आप उसी डायरेक्शन में निकाल पाओगे जिस डायरेक्शन के साथ उसका एंगल मालूम हो, एफ कॉस थीटा। और इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर निकालेंगे तो एफ साइन थीटा हो जाएगा, एफ कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो कंपोनेंट इज अ जनरल टर्म, किसी भी फोर्स का कंपोनेंट किसी भी डायरेक्शन में हम निकाल सकते हैं, बशर्ते कि एंगल पता हो। लेकिन अगर हम दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में कंपोनेंट्स निकालें तो उन्हें ही हम रिजॉल्व पार्ट्स कहते हैं। कंपोनेंट्स अलोंग टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर कॉल्ड रिजॉल्व पार्ट्स। अब इसके लिए कुछ फैक्ट्स हैं, फार्मूले हैं, उसको देख लें आप। पैरेललोग्राम लॉ का हिसाब किताब बना रहे हैं हम। इधर फोर्स P1 है। अब देखो, हम लोग बोल देते हैं फोर्स P1, जबकि सही हमको बोलना चाहिए फोर्स हुज मैग्नीट्यूड इज P1। ओके, फोर्स हुज मैग्नीट्यूड इज P1 ना बोल के बोल दिया जाता है, लिख दिया जाता है फोर्स P1। ये गलत है, लेकिन ये गलत एक्सेप्टेबल है, चालू हो गया ये। फोर्स P1 हम बोल देते हैं, लेकिन बोलना चाहिए हमें फोर्स हुज मैग्नीट्यूड इज P1। तो समझ लीजिए, गलत लिख के गलत बोल के मर्म जाने रहिए, सच क्या है वो जाने रहिए। इधर हो गया ये P2 और ये हो गया रिजल्टेंट। P1 के डायरेक्शन के साथ ये एंगल बना रहा है थीटा, और P1 फोर्स P2 फोर्स के जो डायरेक्शंस हैं या लाइंस ऑफ एक्शन है जो, उनके बीच में एंगल 2 अल्फा है। तो रिजल्टेंट आर स्क्वायर क्या होगा? ये हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, ये कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। अगर ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कि जो 2 अल्फा है, 2 अल्फा ना लेके अल्फा लिखो, 2 अल्फा क्यों ले लें? अगर अल्फा पाई बाई 2 कर देंगे ना तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हो जाएंगी, तब जो कंपोनेंट्स होंगी वो रिजॉल्व पार्ट्स कहलाएंगी। तो ये दो फोर्सेस का रिजल्टेंट है। तो आप सोचो, दो फोर्सेस का अगर ये रिजल्टेंट है तो इस रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट्स होंगे ना, एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कोसाइन रूल से निकलता है जो हम रिजल्ट लिखने जा रहे हैं, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 कॉस अल्फा। इसको हम कोसाइन रूल से निकालते हैं। और ये डायरेक्शन पता करने के लिए रिजल्टेंट का ये फार्मूला काम आता है, टेन थीटा इक्वल टू P2 साइन अल्फा अपॉन P1 प्लस P2 कॉस अल्फा। ये कंपोनेंट्स के लिए फार्मूले। अब इसी में आप अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2 कर दें तो ये दोनों डायरेक्शंस परपेंडिकुलर हो जाएंगी और तब ये कंपोनेंट्स रिजॉल्व पार्ट्स कहलाएंगे। तो इफ अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2, then the components of R will become resolve parts। और फिर ये जो फार्मूले हैं इनका क्या रंग रूप हो जाएगा? आर स्क्वायर इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। कॉस पाई बाई 2 0 होता है, ध्यान है ना, तो ये टर्म पूरा वेनिश कर जाएगा। साइन पाई बाई 2 1 होता है,
तो यहाँ सिर्फ P2 बचेगा और ये 0 हो जाएगा, तो P2/P1 एंड tan थीटा इक्वल टू P2/P1 implies that resultant R equal to under root P1 square plus P2 square and theta equal to tan inverse P2/P1। तो ये सारे रिजल्ट पहले इंटर यूपी बोर्ड के बच्चे पढ़ के आते थे बीएससी में। चूँकि अब ये नहीं है इंटरमीडिएट में स्टैटिक्स, इसलिए आपको ये सारे रिजल्ट्स हम बता दिए। इन्हें आपको बिल्कुल कायदे से नोट करके रखना होगा और ध्यान करके रखना होगा। देखो ये जो नोट्स हैं, अगर आप और बढ़िया से बहुत व्यवस्थित नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ऐप पर मुझे ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ऐप पर BSc 2 मैथ्स और YBS टाइप करिएगा तो आपको तुरंत चैनल मेरा खुल जाएगा। टेलीग्राम ऐप पर चैनल खुल जाएगा, वहाँ पे आपको वीडियोस नहीं मिलेंगे, वहाँ आपको सिर्फ PDF नोट्स मिलेगा, नोट्स इन PDF। तो वहाँ से आप ले सकते हैं और बढ़िया बढ़िया उसका नोट्स आप बना सकते हैं। इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्ट हम लोग पढ़ेंगे, मोमेंट्स। मोमेंट आघूर्ण। अब घूर्ण शब्द लगा है, घूर्ण माने घूमना। तो जहां घूमने की प्रवृत्ति हो, वेयर देयर इज टेंडेंसी ऑफ रोटेशन देयर विल बी मोमेंट। तो मोमेंट हम 3 प्रकार के पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट, मोमेंट ऑफ कपल एंड मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए लाइन। तो इसमें शुरू के 2 वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं और जो मोमेंट अबाउट लाइन होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो 1 by 1 इसको आप देखें। मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट, मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट। मोमेंट ऑफ कैपिटल F एरो यानी कि फोर्स F एरो अबाउट अ पॉइंट P is tau arrow equal to PA arrow cross F arrow, comma, A being the point of application of the force। यही है भैया फार्मूला। किसी बल का किसी बिंदु के परितः आघूर्ण, हिंदी बोल दिया, ठीक। टेंशन रिलीज करिए। मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट, एक बल का एक बिंदु के परितः आघूर्ण, यही है आघूर्ण। अब घूमना है तो अब प्लेन में ही सारा काम हम लोग करेंगे, जो भी फोर्स वगैरह घूमना प्लेन में। अब प्लेन में घूमने की क्या स्थिति होगी, या तो ऐसे घूमेगा या तो ऐसे घूमेगा। तो जब एंटी क्लॉकवाइज घूर्ण हो, रोटेशन होगा, तो इसके साइन को हम पॉजिटिव लेते हैं, और जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो इसके साइन को हम निगेटिव लेते हैं। तो दिस इज कन्वेंशन ऑफ साइन ऑफ मोमेंट। टाउ इज पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग एज द रोटेशन, according as the tendency of force is turn the body anti-clockwise or clockwise। इसके बाद फिर मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ कपुल। देखो 2 पैरेलल और अपोजिट फोर्सेस कपुल बनाते हैं। कपुल माने युग्म, कपुल ऑफ फोर्सेस, तो उसको हिंदी में बोलते हैं बल युग्म। जरा ध्यान से देखिएगा, पहले तो हेडिंग डाल दें, मोमेंट ऑफ कपुल, मोमेंट ऑफ कपुल। अब आप देखो, एक फोर्स यहां पे लगा हुआ है, ठीक ना, F, और इक्वल मैग्नीट्यूड का वही फोर्स यहां लगा हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में, पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में। ये ऐसे, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन A, यहां पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन B मान लो। तो जो लाइन AB आप देख रहे हो, इसको एक्सिस ऑफ कपुल बोलते हैं।
तो अब आप सोचो, ये फोर्स इधर लगा है, ये फोर्स इधर लगा है, तो ऐसे घूमेगा कि नहीं, है ना? तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इसका साइन क्लियर है कि ये पॉजिटिव है। अगर यही हम इसको ऊपर इसको नीचे कर दें तब कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा। एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो क्लॉकवाइज रोटेशन को क्या लेते हैं हम? निगेटिव, और इसको क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो अब इस तरीके के दो फोर्सेस अगर लगे होंगे तो रोटेशन हो जाएगा कि नहीं? तो वही है, जहाँ पर रोटेशन की टेंडेंसी आ जाए बस वहीं पे मोमेंट आ जाता है। तो एक मोमेंट आ गया, फिर इस मोमेंट का मेजरमेंट कैसे होगा? तो इसका मेजरमेंट ऐसे होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, दिस ए बी, फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। लाइन, ये जो लाइंस है ना, लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस और फोर्स को मल्टीप्लाई कर देता है, तो इस कपुल का मोमेंट आ जाता है। अब तीसरा मोमेंट होता है मोमेंट ऑफ ए फोर्स, मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ लाइन। वर्चुअल वर्क में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब हम फोर्सेस इन 3 डायमेंशंस पढ़ेंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए लाइन। लेकिन चूंकि मोमेंट की बात चल रही है तो हमने सोचा इसको क्यों छोड़ा, इसी समय इसकी भी चर्चा हम कर देना है। ये स्केलर क्वांटिटी होता है। एक्चुअली ये मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट का लाइन पर प्रोजेक्शन होता है, और प्रोजेक्शन कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी। अगर आपको याद हो, किसी वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन कितना होता है? वेक्टर ए डॉट बी कैप, वेयर बी कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो डॉट प्रोडक्ट होने के नाते क्या हो जाएगा? ये स्केलर हो जाएगा। तो इसके डेफिनेशन को आप ध्यान से लिख लें। द मोमेंट ऑफ कैपिटल एफ एरो माने फोर्स एफ एरो एक्टिंग एट ए, ब्रैकेट में लिखिए, सच दैट ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए एरो इज स्मॉल ए वेक्टर अबाउट अ लाइन इज स्मॉल ए वेक्टर क्रॉस कैपिटल एफ एरो डॉट यू कैप, वेयर यू कैप is the unit vector along the line, is the unit vector along the line, along the line। तो अभी हम आपको बता रहे थे वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पर कितना होगा? वेक्टर ए डॉट बी कैप। तो कुछ ऐसा ही ये है, देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है और डॉट ये यू कैप, यानी कि दिस क्वांटिटी इज प्रोजेक्शन ऑफ ए क्रॉस एफ ऑन बी कैप। व्हाट इज बी कैप? बी कैप इज यूनिट वेक्टर along vector b in the direction of b. Here u cap is unit vector along the line. तो अब इसमें समझने की बात यह है कि a क्रॉस f डॉट u cap is the projection of vector a क्रॉस f arrow on the line। इस कॉन्सेप्ट से हमने कनेक्ट कर दिया ना, ठीक है भाई। और अब इसको समझ लीजिए, ये क्या चीज है, इसे भी समझ लीजिए। वेक्टर ए क्रॉस एफ एरो इक्वल टू वेक्टर ए मीन्स ओ ए एरो क्रॉस एफ। ए क्या चीज है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। अब आप जो पहला डेफिनेशन पढ़े थे, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट क्या पढ़े थे? मैं याद दिला दे रहा हूं। टाउ इक्वल टू पी ए एरो क्रॉस एफ एरो, ये था अबाउट पी, है ना, अबाउट पी था ना, यही डेफिनेशन था। ए क्या था? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यहां पर एक क्या चीज है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो उससे मिलान करिए, तो ये मोमेंट किसके अबाउट हुआ? ओ इज
मोमेंट ऑफ एफ एरो अबाउट ओ, दिस इज द कंसेप्ट, फुल कंसेप्ट। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, वर्चुअल वर्क में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी फोर्सेस इन 3 डायमेंशन जब पढ़ेंगे तब। लेकिन चूंकि मोमेंट के 2 प्रकार आपको हम बता रहे थे, तो इसलिए तीसरा भी इसी समय बता दिए बेहतर समझ में आने के लिए। मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए लाइन इज ए स्केलर क्वांटिटी। देखो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, इसका प्रोडक्ट वेक्टर होगा, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होगा, तो ये स्केलर क्वांटिटी होता है। ये बड़ी रोचक बात है, इसको दिमाग में रखिएगा कि मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए लाइन इज ए स्केलर क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एंड मोमेंट ऑफ कपल ऑफ फोर्सेस इज वेक्टर क्वांटिटी। तो ये था फाउंडेशन 1। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फाउंडेशन 2 लेकर के अगली वीडियो में फिर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।